अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बायोलॉजी में, उसको एक तरफ से देखने जा रहे हैं और याद करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करेंगे 1700 से, देन 1800, देन 1900, देन 2000। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, कुछ डेट्स आगे पीछे हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1717 के एक्सपेरिमेंट की। तो 1770 में हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले ने क्या किया था? जोसेफ प्रिस्ले ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था और वहां पे ये दिखाया था कि जब कभी भी एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें हम लोग बेल जार के अंदर माइस को रख देते हैं और बर्निंग कैंडल को रख देते हैं, तो माइस भी मर जाता है और बर्निंग कैंडल भी बुझ जाती है। ठीक है? तो वहां कहीं ना कहीं उन्होंने मिंट प्लांट इंट्रोड्यूस किया और मिंट प्लांट इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने ये बताया कि जो मिंट प्लांट होता है वो एयर को प्योरीफाई कर देता है। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि इसेंशियल रोल क्या है एयर का इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। कि रोल क्या होता है हमारा एयर का। ठीक है ना? एयर का रोल क्या हो जाता है उसको बताया था 1770 में। तो जोसेफ प्रिस्ले कब आए थे? 1770 में। 1770 में इन्होंने ये बताया। तो उसके 4 साल बाद ही क्या हो गया था? ऑक्सीजन डिस्कवर हुई थी। इनको एयर के बारे में पता था कि एयर में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो क्या कर पा रहा है, बर्निंग कैंडल को जलाए रख पा रहा है और माइस को अलाइव रखे पा रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एयर में ऑक्सीजन होती है जिसके कारण ये हो रहा है। तो उसके 4 साल बाद यानी 1774 में जोसेफ प्रिस्ले जो थे, जोसेफ प्रिस्ले ने डिस्कवर कर दिया था क्या? ऑक्सीजन। जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा ही इन्होंने मतलब एक वो दे दिया ना कि एयर में कुछ तो ऐसा है। तो उसके बाद साइंटिस्ट अपना लग गए होंगे कि हाँ क्या है क्या है क्या है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये तो बता दिया था कि एयर में जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है? तो जो कि 4 साल बाद जाकर के कंफर्म हुआ कि हाँ वो ऑक्सीजन ही है जिसके कारण कैंडल जो है वो बर्न कर पा रही है। उसके बाद आ जाता है 1831। तो 1831 में क्या हुआ था? 1831 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है ना? सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना? तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखो, एक रॉबर्ट हुक नाम के भी साइंटिस्ट आते हैं। रॉबर्ट हुक अलग साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउन अलग साइंटिस्ट है। तो ब्राउन वाले किस में आएंगे? ब्राउन वाले आएंगे न्यूक्लियस के लिए। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखनी है कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। और रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। तो 1770 में, 1770 में जोसेफ प्रिस्ले रोल ऑफ ऑक्सीजन बताए थे। 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी। 1831 में, 1831 में क्या पता चला था हमें? 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है ना? उसके बाद आ जाते हैं 1838 में। 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था स्लीडन। और स्लीडन ने काम किया था किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। स्लीडन ने काम किया था प्लांट्स के ऊपर और ये बताया था प्लांट्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। यानी प्लांट में एक तरह की सेल्स नहीं अवेलेबल है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग होती है, तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यू अलग होती है। तो वहां पे उन्होंने ये बताया कि प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर के बड़ा बना हुआ है। ये कब किया था इन्होंने? 1838 में किया था। तो जो स्लीडन थे, स्लीडन जो थे वो जर्मन थे। ठीक है ना? जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है ना? और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट इन्होंने काम किया था, इनका नाम था स्वान। ये क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने काम किया था 1839 में। तो 1839 पे काम किया था इन्होंने। प्लांट और एनिमल दोनों पे काम किया था। इन्होंने ये बताया था कि प्लांट के बाहर एक डीलिमिटिंग लेयर होती है। ठीक है ना? और वो एनिमल में देखने को नहीं मिलती है। तो जो प्लांट में देखने को मिलती है उसको हम लोग बाद में जा करके बोले थे हम उसको कि वहां पे सेल वॉल अवेलेबल होता है। इन्होंने उसको सेल वॉल नहीं कहा था। नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कहते हैं? वो डीलिमिटिंग लेयर है किसकी? एनिमल सेल की। यानी एंड वाली जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इन्होंने नाम नहीं बताया था, बस इतनी डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है ना? तो इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर अपनी एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है? तो इनका एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1839 में हुआ था। ठीक है ना? तो 1839 में इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है? अब इसके बाद 1855 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रोडल्फ विर्चो। तो जो हमारी सेल थ्योरी थी, जब पूछा जाएगा सेल थ्योरी दी किसने थी, तो स्लीडन एंड स्वान ने। स्लीडन कब थे? स्लीडन 1838 में एंड स्वान 1839 में। इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। पर सेल थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि नई सेल्स कैसे बनती है पुरानी सेल से। उसके लिए एक साइंटिस्ट आए 1855 में। कब? 1855। और इनके रोडल्फ विर्चू में देखो तो वी वी क्या रोमन नंबर 5 के लिए नहीं होता है?
तो याद रखना 1855 में रॉडल्फ विर्चू नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो नई सेल अराइज होती हैं वो पुरानी सेल से ही अराइज होती है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये किसने दिया था? रोडोल्फ विर्चू ने दिया था, ठीक है ना। तो सारे साइंटिस्ट एक बार फिर से देखो, 1717 में रोल ऑफ एयर बताया था जोसेफ प्रिस्ले ने, 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। स्लीडन जो थे, स्लीडन ने 1838 में वर्क किया था किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। और 1839 में जो स्वान थे वो कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। स्वान ने प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर काम किया था। 1855 में हमारी सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन हुआ था, जिसको दिया था किसने? रॉडल्फ विर्चू ने। इन्होंने कहा था न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा कुछ साइंटिस्ट के वर्क के बारे में समझो। जैसे पाश्चर जो थे, तो पाश्चर ने ईस्ट में ये दिखाया था कि जो लाइफ ओरिजिनेट होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होती है। इसके पहले ये माना जा रहा था कि जो लाइफ ओरिजिनेट होती है वो अपने आप ही एयर में ही हो जाती है, यानी कहीं पे अगर गंदा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, वहां से लाइफ ओरिजिनेट हो जाएगी। इसके पहले ये मानना था, पहले ये कह रहे थे हम लोग कि जहां पे हमारी बोरियां पड़ी हुई रहती है वहां पे रैट्स अपने आप आ जाते हैं, मतलब वहां पे रैट्स अपने आप बन जाते हैं। तो ये इसके पहले की हमारी थ्योरी थी, ठीक है ना, जिसको डिसअप्रूव किया था लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। और स्वान नेक एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये दिखाया था कि जो पार्ट ओपन है, जो बीकर का पार्ट ओपन है, लाइफ वहीं पे आ पाई है, और जो बीकर हमारा स्वान की नेक का था वहां पे लाइफ अराइज नहीं हो पाई है, ठीक है ना। तो इन्होंने ईस्ट लिया था, मरे हुए ईस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो ओपन वाला मरे हुए ईस्ट का जो इन्होंने सॉल्यूशन लिया होगा, वहां पे नए ईस्ट इनको मिले। पर जो बंद था, स्वान शेप का था, वहां पे इनको नए ईस्ट नहीं मिले। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो लाइफ आती है वो तभी आ सकती है जब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया था, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये माना जाता था कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग रॉटिंग मटेरियल। मतलब इसके पहले लुईस पास्चर के पहले हमारा क्या मानना था कि जो भी लाइफ आती है वो कहां से आती है? वो आती है डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से, यानी जो सड़ी गली चीजें हैं वहां से हमारी लाइफ ओरिजिनेट होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाए हु डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तो बोलोगे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने डिसअप्रूव कर दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहती है कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग डिकेइंग मैटर या फिर रॉटिंग मैटर से आती है, कि जहां पे सड़ा गड़ा कचरा होता है वहां से लाइफ आ जाती है। जैसे चूहे का एग्जांपल दिया था कि अगर कहीं पे कोई सड़ी चीज है तो चूहे अपने आप वहां पे तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसके बाद जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आया वो आया था किसका? इसके बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मिलर का आया था। तो मिलर ने उस चीज को एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया था, लेकिन उसकी जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो दी थी ओपरेन और हेल्डन ने। इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था। केमिकल इवोल्यूशन क्या कहता है कि लाइफ जो है वो आई है कहां से? वो आई है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहे होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी डीएनए आरएनए रहे होंगे, और डीएनए आरएनए ये क्या किए होंगे? फिर धीरे धीरे ये क्या किए होंगे? आपस में सराउंड किए होंगे, क्लस्टर बनाए होंगे। क्लस्टर बनाने के बाद यही आगे चल करके अमीनो एसिड बना होगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से फिर लंबा मॉलिक्यूल सेल ऐसे बना होगा। तो इनका मानना ये था कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब मॉलिक्यूल ने आपस में एग्रीगेशन किया होगा, यानी इकट्ठा आए होंगे एक जगह पे, और जिसके बाद लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि ये जो ओपेरन और हेल्डन थे इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। इसको प्रूफ किसने किया था? मिलर ने। जो मिलर का एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में डायग्राम बना है जहां पे स्पार्क होती है, चार तरह की गैसेस निकलती है, ठीक है ना, मीथेन, अमोनिया, ये सब गैसेस जो वहां पे निकलती है वो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। थ्योरी किसने दी थी केमिकल इवोल्यूशन की? ओपेरन और हेल्डन ने दी थी। इन्होंने ये कहा था कि लाइफ जो आती है वो कहां से आती है? लाइफ आती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हम इवॉल्व हुए हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सेल बनी होगी, सेल से हमारा फिर इवोल्यूशन चला होगा, ठीक है ना। ये किसका कहना था?
ओपेरन और हेल्डेन का। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कंट्री, कौन कौन सी कंट्री के थे, ठीक है ना। तो इसको आर ओ से याद कर लेना, ठीक है ना। आर ओ एक पोजीशन की होती है, ठीक है ना। तो आर ओ से याद रख लेना, एक याद रहेगा तो दूसरा पता ही कर लोगे कि दूसरे वाले इंग्लैंड से थे। तो जो रशियन थे वो कौन थे, ओपेरन थे। रशियन कौन थे, ओपेरन। और हेल्डेन जो थे वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है ना। और वैसे भी याद रखना है, तो देखो इसमें एन आ रहा है और इसमें भी एन ही आ रहा है, तो इंग्लैंड वाले में हेल्डेन आएंगे, ठीक है ना। हेल्डेन किस में आएंगे, इंग्लैंड में आएंगे, ठीक। और ओपेरेंट आर ओ, ठीक है ना। तो रशियन कौन थे, ओपेरेंट थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ये पी वाई क्यू भी है। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट चला था कितने साल, मेंडल का एक्सपेरिमेंट 7 साल चला था, ठीक है ना। 7 साल मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के ऊपर। और मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो 1856 से लेकर के 1863 तक हुआ था, 1856 से लेकर के 1863 तक। तो ये डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1856 से 1863 तक, ठीक है। अब ये काट दो, जूलियस वॉन सेक्स, ये पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स बताया था, ये हट चुका है, ठीक है। अब 1865 की अगर बात करें तो 1865 ने मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था, ठीक है ना। तो 63 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। 63 के बाद 2 साल बाद इन्होंने अपना वर्क जो था वो पब्लिश कर दिया था, ठीक है ना। तो 1865 में इन्होंने अपना काम पब्लिश कर दिया था, ठीक। तो अगेन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। हमने देखा 1717 में हमारे जोसेफ पिस्ले थे जिन्होंने बताया था एयर के बारे में। 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोज लिया था। 1838 में स्लीडन थे, जर्मन बॉटनिस्ट, प्लांट के ऊपर काम किया था। 1839 में स्वान थे, स्वान जो थे एनिमल प्लांट दोनों पे काम किया था। 1855 में रॉडल्फ विर्चो थे, वी वी से 5 होता है, तो विर्चो जो थे वो 1855 में थे। उसके बाद ये हमने देखा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को किसने डिसअप्रूव किया था, लुइस पास्टर ने, बाय द हेल्प ऑफ स्वान नेक मॉडल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, ईस्ट के ऊपर किया था। उसके पहले जो हम लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन मानते थे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या होता था, मानते थे कि जो लाइफ और डेड डिकेइंग मैटर से आई है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि केमिकल इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में 2 साइंटिस्ट ने बताया था, हेल्डेन। हेल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के थे हेल्डेन, और ओपरेन आरो, ओपरेन जो थे वो कहाँ के थे, हमारे रशिया के थे, ठीक है। फिर 1856 से लेकर के 1863 तक जो एक्सपेरिमेंट चला 7 साल, वहां पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के ऊपर। तो 1856 से 1863 तक कौन साइंटिस्ट थे, किसने काम किया था, मेंडल ने काम किया था। किसके ऊपर काम किया था, गार्डन पी के ऊपर काम किया था। इन्होंने अपना वर्क पब्लिश कब किया था, इन्होंने अपना वर्क 1865 में ही पब्लिश किया था। तो देखो 1865 और 1866, यानी मेंडल ने जैसे ही हमारा ये डिस्कवर किया होगा उसके 1 साल बाद ही एक डिजीज डिस्कवर हुई, जिसको डिस्कवर किया था लैंगडन डाउन ने। तो 1860 में एक डिजीज डिस्कवर हुई जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगडन डाउन, जो कि होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का सेट होता है ना, 23 का सेट होता है। तो जब 21 नंबर क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाए, यानी 3 क्रोमोसोम वहां पे आ जाए, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। उसकी हाथ, जो पर्सन की क्रीजेस होती हैं वो कैसी हो जाती है, सिंगल क्रीज देखने को मिलती है। उसके पाम बड़े हो जाते हैं, मुंह खुला रहता है, फ्लैट जो माथा होता है वो फ्लैट हो जाता है पीछे से। तो ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो 1865 में मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया। 1866 में लैंगडन डाउन ने कौन सी डिजीज के बारे में बताया, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है ना। अब अब आ जाते हैं 1869 में। तो 1869 में क्या हुआ था, 1869 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक मिशर। तो फेडरिक मिशर ने सबसे पहली बार किसको आइडेंटिफाई किया था, डीएनए को आइडेंटिफाई किया था। तो इन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था और इन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लियन। तो फेडरिक मिशर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पाया डीएनए जो है वो कैसा है, एसिडिक मटेरियल है। इसीलिए एसिडिक मटेरियल है और न्यूक्लियस में मिल रहा है, तो इसको इन्होंने न्यूक्लियन बोल दिया था। तो फेडरिक मिशर इन द ईयर 1869, ठीक है ना। 69 में हमारा कौन, फेडरिक मिशर। तो फेडरिक मिशर जो थे उन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था किसको, डीएनए को। और आइडेंटिफाई डीएनए को करने के बाद डीएनए को डीएनए ना बोल करके क्या बोला था, न्यूक्लियन। क्यों न्यूक्लियन बोला था, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट एसिडिक मटेरियल था ये, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1891 में।
ठीक है। 1891 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंकिंग। हैंकिंग ने डिस्कवर करी थी एक्स बॉडी, ठीक है ना। तो हैंकिंग ने सबसे पहले हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया, मतलब खोज कर रहे थे, तो वहां पे इन्होंने इसी के बेसिस पे बताया था, एक्स बॉडीज के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन पहली बार किया था। तो हैंकिंग जो थे उन्होंने एक्स बॉडी डिस्कवर करी। उन्होंने देखा कि कुछ मेल्स जो हैं उनमें क्या कहते हैं, एक एक्स्ट्रा बॉडी प्रेजेंट है, जिसको इन्होंने कहा एक्स। जैसे हम लोग बोलते हैं लेट सपोज एक्स, तो इन्होंने देखा कि मेल के केस में एक एक्स्ट्रा हमें ये एक्स बॉडी देखने को मिल रही है, जो कि फीमेल के केस में एब्सेंट है। तो मतलब ऐसा इन्होंने जब देखा तो फिर उसको बताया कि यहाँ पे क्या है, हो रहा होगा, यहाँ पे गैमेट्स ट्रांसफर हो रहे होंगे, और ये क्या है, ये कोई एक्स बॉडी है जो 50% में जा रही है और 50% में नहीं जा रही है, ठीक है। अब सेम ईयर जब हैंकिंग काम कर रहे थे, किसके ऊपर हैंकिंग काम कर रहे थे, ग्रास होपर के ऊपर, तो उसी टाइम पे सेम ईयर में 1891 में ही एक फॉसिल डिस्कवर हुआ था जावा में। जावा में होमो इरेक्टस का, ठीक है ना। तो जावा एक जगह का नाम है, ठीक है ना, इंडोनेशिया के आसपास की एक जगह है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, होमो इरेक्टस का सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला था, फॉसिल देखने को मिला था। होमो इरेक्टस का फॉसिल हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो याद रखना है, सेम ईयर हैंकिंग ने जब डिस्कवर किया था एक्स बॉडी, उसी सेम ईयर 1891 में हमें क्या देखने को मिला था, हमें देखने को मिला था होमो इरेक्टस। कहाँ पे, जावा में देखने को मिला था, ठीक है ना। अब इसके बाद 1892 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवानोवस्की। तो इवानोवस्की ने क्या किया था, वायरस को डिस्कवर किया था। तो डीजे इवानोवस्की ने क्या किया था, वायरस को डिस्कवर किया था, ठीक है ना। फिर 1898 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेजरनिक। बेजरनिक ने क्या बताया था, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, कि उन्होंने वायरस को वायरस ना बोल करके इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड बोला था। तो उन्होंने क्या बोला था, इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड, कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, ठीक है। इन्होंने बोला था इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। तो इतना याद रखना है 1800 वाली सीक्वेंस में। फिर 1898 यानी सेम ईयर में जब बेजरनिक ने ये कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, तो उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट थे कामिलियो गोल्जी। तो गोल्जी ने क्या किया था, गोल्जी ने डिस्कवर करी थी गोल्जी बॉडीज। तो इन्हीं के नाम के ऊपर पड़ गया था गोल्जी बॉडीज, ठीक है ना। गोल्जी बॉडीज में क्या होता है, पैकेजिंग होती है, जितनी भी चीजें हमारी बन करके आ रही, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेशन से वहां पे पोस्ट मॉडिफिकेशन कौन कराता है, गोल्जी बॉडीज, यानी पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कराता है, ठीक है ना। जैसे प्रोटीन बन करके आ रही है, तो प्रोटीन को फोल्ड करना, उसको ठीक तरीके से प्रोटीन को बनाना, एंजाइम बनाना, उसमें मॉडिफिकेशन करना कि ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, क्या ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए जाएगा, किसी रिएक्शन के लिए जाएगा, या कहीं और जाएगा। तो ये सारा काम कौन डिसाइड कर रहा होता है, गोल्जी बॉडीज डिसाइड कर रही होती है, ठीक है। तो ये 1800 की कहानी हमने खत्म करी। तो देखो 1700 में कौन थे, 1717 में जोसेफ प्रिस्ली थे। 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में, मतलब ऑक्सीजन डिस्कवर हो गई थी, इन्होंने नहीं की थी, ऑक्सीजन डिस्कवर हो गई थी। 1831 में रॉबर्ट ब्लाउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। स्लीडन 1838 में थे। तो 1839 में स्वान थे, ठीक है ना। 1855 में रॉडल्फ विर्चो थे, ओमनी सेलुला ई सेलुला दिया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया था लुइस पास्चर ने। स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है लाइफ जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर से आती है। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में दो साइंटिस्ट ने बनाया था, हेल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड, हेल्डेन इंग्लैंड से, और आरओ बोले तो रशियन कौन थे, ओपेरेन थे। 1856 से 1863 तक मेंडल का एक्सपेरिमेंट चला था गार्डन पी के ऊपर। 1865 में इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था। उसके एक साल बाद ही 1865 के एक साल बाद हमारा 1866 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंगडन डाउन। इन्होंने डाउन सिंड्रोम डिस्कवर किया था, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। 1869 में एक साइंटिस्ट थे फेडरिक मिशर, इन्होंने डीएनए के बारे में बताया था, जो कि इन्होंने क्या कहा था, उसको उसको न्यूक्लिन कहा था। 1891 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्स बॉडीज के बारे में बताया था, जिससे आगे चल करके सेक्स डिटर्मिनेशन का बेस बना। वो साइंटिस्ट का नाम था हैंकिंग। तो हैंकिंग ने अपना काम किया था। हैंकिंग ने अपना काम कब किया था, 1891 में। हैंकिंग। तो ऐसे याद रखना, किंग, किंग क्या होता है, नंबर वन होता है, किंग क्या होता है, नंबर वन होता है। तो 1891 में इन्होंने अपना काम किया था, ठीक है ना, 1891 में, ठीक है। तो हैंकिंग जो थे उन्होंने अपना काम कब किया था, 1891 में किया था, ठीक है ना। सेम ईयर 1891 में और क्या बात हुई थी, जावा में हमारा होमो इरेक्टस का फॉसिल डिस्कवर हुआ था। जावा एक जगह का नाम है। तो वहां पे क्या डिस्कवर हुआ था, होमो इरेक्टस का हमें फॉसिल डिस्कवर हुआ था। 1892 में
अब 1892 में इवानोवस्की ने वायरस की डिस्कवरी कर दी थी, ठीक है ना। इवानोवस्की ने वायरस की डिस्कवरी कर दी थी। फिर 1892 में ये इन्होंने इवानोवस्की ने काम किया था 1898 में। तो 98 में देखो, बी 8 जैसा नहीं दिखता, बी 8 जैसा दिखता है ना। तो 1898 में इन्होंने कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। तो इन्होंने वायरस को क्या बोला था, इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड बोला था। और सेम ईयर 1898 में ही कमीलियो गोल्जी जो थे, इन्होंने भी क्या खोजा था, गोल्जी बॉडीज। तो बॉडीज में भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी 8 जैसा दिखता है। तो कमीलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज 1898 में डिस्कवर करी। बेजरनिक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूडम कब बोला, 1898 में ही बोला। हैंकिंग, हैंकिंग से 1 याद रखना है तो 1891 में इन्होंने काम किया था। 69 याद रखना है, फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था 69 में, डीएनए के बारे में बताया था, आइडेंटिफाइड डीएनए किया था और उसको नाम दिया था न्यूक्लियस, ठीक है। अब 1900s में आ जाते हैं, ठीक है ना। 1700 हो गया, 1800 हो गया, अब 1900 में आ जाते हैं। तो 1900 की बात करेंगे तो सबसे पहले 1900 पे ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन। एक थे डिवेरीज, ह्यूगो डिवेरीज, जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था। दूसरे का नाम था कार्ल कोरेंस और तीसरा था वॉन टेशमार्क। इन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंटली मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। तीनों अलग अलग कंट्रीज से थे, तीनों एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इन तीनों को ही सेम रेशियो देखने को मिला था, विच इज 3:1 एंड 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो इन्हें वही देखने को मिल रहा था। तो जब ये उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, पुराने पेपर्स देखे तो देखा कि ये डिस्कवरी तो पहले ही हो चुकी है, जिसको मेंडल ने किया था। तो इन तीनों ने ही मेंडल को क्रेडिट किया कि हाँ, ये डिस्कवरी पहले हमसे पहले मेंडल ने की थी, ठीक है ना। कब से कब तक मेंडल का एक्सपेरिमेंट चला था, 1853 से लेकर के 1863 तक, 1856 से लेकर के 1863 तक, ठीक है ना। मेंडल का एक्सपेरिमेंट 1856 से लेकर के 1863 तक चला था और 1865 में इन्होंने अपना काम पब्लिश किया था, ठीक है। और 1900 में 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, कौन कौन, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉर्नस और वॉन टेशमार्क ने मेंडल के काम को क्या किया था, रीडिस्कवर किया था। तो मेंडल के काम को रीडिस्कवर करने वाले ये 3 साइंटिस्ट थे, ठीक। अब 1902 में 1902 में हमें ये देखने को मिला कि जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है वो मियोसिस में कैसे होती है। यानी हमें पता चला कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारा मेटाफेजिक प्लेट में बीच में आ जाते हैं। उसके बाद जब एनाफेज होता है तो दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हाफ, इस तरीके से हाफ हाफ बट जाते हैं मियोसिस में। 23 एक पोल पे चला जाता है, 23 एक पोल पे चला जाता है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। तो एक सेल में 23 यानी हैप्लॉइड आ जाता है मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, उसमें क्या होता है, सिर्फ जो क्या कहते हैं, हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में स्प्लिट होती हैं, ठीक है ना। तो सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होती है मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं या फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है वो हमारी सेपरेट होती है। तो ये सारी चीजें कब पता चली थी कि क्रोमोसोम का मूवमेंट कैसे होता है, ये पता चली थी हमें 1902 में, ठीक है ना। 1902 में हमें पता चला था कि क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है वो मियोसिस के दौरान कैसा होता है, यानी क्रोमोसोम कौन कौन से पोल पे जा रहे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 1905 में आ गया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बाय ब्लैकमैन। तो जब हम लोग वो वाला चैप्टर पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस वाला, तो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कि फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है तो एक से ज्यादा फैक्टर हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जैसे CO2 अवेलेबल कितना है, लाइट कितनी अवेलेबल है, वाटर कितना अवेलेबल है। तो उसमें से जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो डिसाइड करेगा रेट को। रेट रेट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना। तो ये जो लॉ दिया था वो दिया था ब्लैकमेल ने। और ईयर कौन सा था, 1905 ने, ठीक है ना। ब्लैक मैन ने जो था वो 1905 में दिया था अपना एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ब्लैक मैन ने अपना काम कब दिया था, 1905 में दिया था, ठीक है ना। अब ये याद रखना है, 1828 में 1828 में एक साइंटिस्ट थे फेडरिक ग्रिफथ। तो फेडरिक ग्रिफथ ने हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है ना। और इन्होंने दिया था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का इस्तेमाल करके, जिसे हम लोग डिप्लोकोकस भी बोलते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की 2 कॉलोनीज ली थी, एक रफ कॉलोनी और एक स्मूथ कॉलोनी। और ये देखा जो रफ वाला है वो डिजीज नहीं कॉज करता और जो स्मूथ वाला है वो डिजीज कॉज कर देता है। दोनों को हीट किल्ड करके मार करके देखा था। फिर रफ वाले के साथ जब
इन्होंने स्मूथ कॉलोनी को डाला तो देखा कि रफ वाले के अंदर स्मूथ कॉलोनी के कैरेक्टर आ गए हैं। यानी जो रफ वाला पहले न्यूट्रल रहता था, नहीं मार पाता था, अब वो भी क्या कर पा रहा है, वो शाइनी कॉलोनी में बदल गया है और वो क्या कर दे रहा है, माइस की डेथ करा दे रहा है। तो ये जो था, इन्होंने ये माना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो रफ वाले को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, रफ वाले को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है इनटू स्मूथ। यही था हमारा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। किसने दिया था? फेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कब आया था? 28 में आया था, 1928 में आया था, ठीक है ना। 1928 एक मूवी का भी नाम है, ठीक है। तो ग्रिफिथ जो थे मूवी देखते थे, ठीक है, 1928 हॉरर मूवी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेडरिक ग्रिफिथ ने, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाते हैं 1935 में। तो 1935 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टेनली। स्टेनली ने क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। तो वायरस जो थे वो इनर्ट होते हैं, शरीर के बाहर इनर्ट होते हैं, जैसे ही बॉडी के अंदर होस्ट सेल के अंदर आते हैं तब वो लिविंग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्रिस्टलाइज इन्होंने क्या किया था, उसी वायरस को वापस से क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेकर के आए थे, तो उनका नाम था स्टेनली। तो स्टेनली जो थे, इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था किसको? वायरस को, ठीक है ना। तो इन्होंने कब किया था? 1835 में। तो 1835 में इन्होंने ये चीज कर करके दिखाई थी, ठीक है ना। अब ये चीज हमको याद रखना है, फिर हमको याद रखना है, सॉरी 1935 में, ठीक है ना, 1935 में इन्होंने ऐसा काम किया था, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं 1937 में। तो 1937 में रामदेव मिश्रा इन्होंने पीएचडी ऑब्टेन की थी, किसमें? इकोलॉजी में। इकोलॉजी में पीएचडी ऑब्टेन की थी। और उसके बाद ये यूके की यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने के लिए, ठीक है ना, यूके की यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने के लिए। तो रामदेव मिश्रा ने पीएचडी ऑब्टेन की थी फ्रॉम, मतलब इन्होंने यूके की यूनिवर्सिटी से पीएचडी ऑब्टेन करी थी, ठीक है ना। ये जो शुरुआत में जो साइंटिस्ट के बारे में दिया रहता है ना, वहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो रामदेव मिश्रा ने यूके की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करी थी, किसमें? इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी में इन्होंने इतना काम किया था, ठीक है ना। अब फिर देखो, एक बार फिर से अपन शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। तो 1717 में जोसेफ प्रिस्ले जो थे, उन्होंने रोल की डिस्कवर किया था, किसका? एयर का रोल हमारे डिस्कवर किया था। फिर जोसेफ प्रिस्ले जो थे, उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर दी थी। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। स्लीडन की बात करें तो स्लीडन थे जर्मन बॉटनिस्ट, प्लांट के ऊपर काम किया था। 1839 में स्वान थे, स्वान ने क्या किया था? जूलॉजिस्ट थे, प्लांट एनिमल दोनों के ऊपर काम किया था। 1855 पे रोडोल्फ विर्चो थे, रोडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला दिया था। उसके बाद पास्टर ने क्या किया था? डिसअप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, बताया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में हम लोग ये मानते थे कि जो लाइफ है वो डेड डिकेइंग मैटर से आती है। लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो हमारे केमिकल मॉलिक्यूल से हुई है, इसी को हम लोग केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं, जिसको दिया था दो साइंटिस्ट ने, रशिया के ओपेरिन और हेल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड, हेल्डेन इंग्लैंड के। मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1856 से लेकर के 1863 तक। तो 1856 से लेकर के 1863 तक होने वाला एक्सपेरिमेंट, 7 साल होने वाला एक्सपेरिमेंट मेंडल का था। इन्होंने अपना काम पब्लिश किया था 1865 में। 1865 में इन्होंने अपना काम अपना डिस्कवर किया। उसके एक साल बाद ही लैंगडन डाउन ने क्या पाया? लैंगडन डाउन ने पाया कि हमारे क्रोमोसोम के अंदर एक डिजीज देखने को मिलती है जहां पे ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, जिसको इन्होंने कहा डाउन सिंड्रोम। फिर 1869 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक मिशर, फेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन के बारे में बताया था। 1891 में, 91 वन इज फॉर किंग, तो 1891 में इन्होंने क्या किया था? एक्स बॉडीज के बारे में बताया था, जो आगे चल करके बेसिस बनता है किसका? सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेम ईयर 1891 में ही हमें फॉसिल डिस्कवर हुआ था जावा से, किसका? होमो इरेक्टस का। इवानोवस्की की बात करें तो इवानोवस्की ने क्या किया था? डिस्कवर किया था किसको? वायरसेस को डिस्कवर किया था। तो डीजे इवानोवस्की ने वायरसेस को डिस्कवर किया था। 1891 की बात करें तो 1898 की बात करें तो 1898 में हमें क्या देखने को मिला? एट एट कैसा दिखता है? बी जैसा दिखता है। तो 1898 में बेजरनिक ने क्या किया था? कंटेजियम वायवम फ्लूइडम बोला था, यानी वायरस को इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड बोला था। अब गोल्जी बॉडी में बी जो है वो 8 जैसा दिखता है। तो कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले 1898 में हमें ऑब्जर्व किया था, किसको? गोल्जी बॉडीज को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेन करके, ठीक है ना। 1900 में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया था, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल्स कॉर्नर्स और वॉन टेशमार्क। इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था।
1902 में यानी 1902 में हमें देखने को मिला था कि जो क्रोमोसोम होता है वो मियोसिस में कैसे मूव कर रहा होता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट मियोसिस में कहता होता है, वो हमें 1902 में पता चला था। 1905 में हमें पता चला था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि ब्लैकमैन ने दिया था। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में बताया कि जो सबसे कम होता है वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, जो फैक्टर सबसे कम रहेगा। 1828 में तो 28 में 1928 में तो 1928 में हमें याद रखना है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया था 1928 में, जो मूवी आई है 1928 हॉरर वाली। तो 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहां पे उन्होंने देखा था कि जो रफ कॉलोनी है वो स्मूथ कॉलोनी में कैसे बदल जा रही है, ट्रांसफॉर्म कैसे हो जा रही है। इसी को इन्होंने कहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का। फिर 1935 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टेनली। उन्होंने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये लेकर के आए थे। 1937 में रामदेव मिश्रा जो थे, उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करी थी, कहाँ से, यूके से। ठीक है ना, यूके से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करी थी। कौन, रामदेव मिश्रा। ठीक है ना, मिश्रा साहब ने। ठीक है ना, राम जी, बाबा रामदेव मिश्रा। ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं हम लोग 1938 में। तो 1938 में हमें क्लियोकेंथ नाम की एक फिश मिली थी, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो हम लोग मानते थे कि ये जो फिश है ये हमारा पहले प्री हिस्टोरिक फिश थी, ये हमारी क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि बहुत पुरानी स्पीसीज थी। ठीक है ना, फिश की बहुत पुरानी स्पीसीज थी। लेकिन रिसेंटली कब, 1838 में ये दोबारा देखने को मिली थी, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो 38 में हमें कौन देखने को मिला था, 38 में हमें देखने को मिला था क्लियोकेंथ नाम की फिश, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में हमें ये देखने को मिली थी दोबारा से। ठीक है, कब, 38 में। 38 में क्लियोकेंथ, 38 में क्लियोकेंथ। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 1945 में। 1945 में फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे। ठीक है ना, फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे। ठीक है ना, तो इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। जब हम लोग ने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा था, तो पेनिसिलिन के बारे में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था, लेकिन इसके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक किया था चेन और फ्लोरे ने। तो चेन और फ्लोरे ने वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या किया था, ये जो पेनिसिलिन है इसके फुल पोटेंशियल को अनलॉक किया था, यानी इसको अच्छे तरीके से यूज किया था। इसकी वजह से तीनों साइंटिस्ट को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1945 में। तो 1945 में तो इनकी एज रही होगी 45, बुढ़े बुढ़े होंगे, साइंटिस्ट हैं। तो 45 में हमें याद रखना है कि 45 के दौरान तीनों को क्या मिला था, तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे, इन तीनों को ही क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 1950 में। ठीक है ना, देश आजाद हो चुका है इंडिया। ठीक है ना, इंडिया कब आजाद हुआ था, 1947 में। ठीक है ना, तो 1950, अब इंडिया आजाद हो चुका होगा 1950 के दौरान। वॉटसन जो थे, वॉटसन को पीएचडी मिली थी कहाँ पे, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। तो बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन पे इन्होंने पीएचडी हासिल करी थी। ये बताया था कि जब हार्ड रेज हम लोग बैक्टीरियोफेज पे डालते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इनके मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है ना, तो इसके लिए वॉटसन, वॉटसन एंड क्रिक थे ना, तो वॉटसन को क्या मिला था, 1850 में पीएचडी की डिग्री मिली थी। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 1951 में। तो 1951, तो अगेन अब इंडिया 1947 में आजाद हो चुका है, 1950 में क्या कहते हैं, काम चालू हो गया होगा। तो 1951 में सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन लेकर के आया, इंडिया। फिर इंडिया आजाद हो चुका है ना, तो अब फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी, कब, 1951 में। तो मतलब एक ही साल हुआ हमें फैमिली प्लानिंग करनी पड़ गई, तो 1951 ऐसे याद रखना, एक ही साल हुआ हमें फैमिली प्लानिंग करनी पड़ गई। तो 1951 में इंडिया को क्या हो गया था, इंडिया इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेकर के आए थे कौन, राजीव गांधी, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे। फिर 1952 में, ठीक है ना, यहाँ पे इंडिया ने अपना फैमिली प्लानिंग क्या कहते हैं, लॉन्च किया। उसके एक साल बाद ही हार्सेचेज एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है ना, हार्सेचेज एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या किए थे कि बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी डाली थी। बैक्टीरिया फेज को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर से हमने लोड किया था और बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन कराया था।
और ये देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर सल्फर यानी प्रोटीन जा रहा है या फास्फोरस या डीएनए जा रहा है। तो जब हमने देखा बैक्टीरिया के अंदर हमें रेडियो एक्टिव डीएनए देखने को मिला, तो ये समझ गए कि बैक्टीरिया जो है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है, डीएनए हो जाता है। तो अभी तक हम लोग एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे उन्होंने बोला तो था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, पर उसको बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? बोलते थे कि डीएनए में भी तो प्रोटीन है, डीएनए में भी तो प्रोटीन है, जिसकी वजह से जैसे न्यूक्लियोसोम है, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है, तो क्या पता वो जेनेटिक मटेरियल हुआ। तो इसलिए वो सब ये चीजें नहीं मान रहे थे, जिसको अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, यानी 100% प्रूफ किसने दिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये दिया था हार्से चेस के एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है ना? तो हार्से चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट फैमिली प्लानिंग के एक साल बाद यानी 1951 के एक साल बाद 1952 में किया था। ठीक है ना? अब 1952 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है ना? अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया। तो 1953 में ही एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था मिलर एक्सपेरिमेंट। तो मिलर एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था कि जो काम क्या कहते हैं ओपेरन और हेल्डन ने किया था, वो थियोरेटिकली इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था कि लाइफ जो है वो केमिकल से बन करके आई है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बन करके आई है, जिसको प्रूफ किया था मिलर ने लैब के अंदर। तो लैब के अंदर इन्होंने एक सेटअप तैयार किया था और उस सेटअप में इन्होंने देखा कि 4 गैसेस इनको देखने को मिल रही हैं और सिमिलर कंडीशन रखी जैसे अर्थ की थी, यानी ऑक्सीजन नहीं था वहां पे। तो मीथेन गैस, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर मिलर को एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला। ठीक है ना? तो 1951 में आई फैमिली प्लानिंग, 1952 में हार्से चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज के ऊपर कर दिया था और 1953 में मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया और बताया कि हमारी गैसेस मिलती हैं कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। तो ये गैसेस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है? ये इतनी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 1953 में ही। तो 1953 में हमारी तीन तीन डिस्कवरी हुई है। ठीक है? 1951 में आया क्या, फैमिली प्लानिंग। 1952 में हार्से चेस एक्सपेरिमेंट हुआ। 1953 में मिलर का एक्सपेरिमेंट हुआ। 1953 में ही हमारा वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हीलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है ना? और डीएनए रेप्लिकेशन भी समझाया था। तो 1953 में ही हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दे दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, और 1953 में ही हमने राइबोसोम भी डिस्कवर कर लिया था। तो तीन तीन डिस्कवरी हुई है कब, 1953 में। तो 1953 में हमें तीन तीन डिस्कवरी देखने को मिलती है। एक वॉटसन क्रिक की डिस्कवरी देखने को मिलती है। ठीक है ना? अब देखो, तुम खुद सोच करके देखो, हार्से चेस का एक्सपेरिमेंट डीएनए पे हुआ है, तो डीएनए पे और भी तो काम होगा। तो उसके एक साल बाद ही वॉटसन एंड क्रिक ने हमारा डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर दिया था बी डीएनए के ऊपर, और साथ ही साथ रेप्लिकेशन भी समझा दिया था उसी टाइम पे ही। जब इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, तो बता दिया था कि डीएनए हमारा सेमी कंजर्वेटिव होता है, और सेमी कंजर्वेटिव होता है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया है वो होगा। ठीक है? और 1853 में ही जॉर्ज पेलाडे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, राइबोसोम की डिस्कवरी कर दी थी। तो 53 में तीन काम हुए थे, थ्री थ्री माने तीन काम हुआ है। तो 1853 में तीन काम हुआ है। ठीक है ना? एक मिलर का एक्सपेरिमेंट, एक वॉटसन क्रिक का एक्सपेरिमेंट और एक जॉर्ज पेलाडे का एक्सपेरिमेंट। तो 1951 में क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग आई। 1952 में क्या हुआ, 1952 में हार्सी चेज एक्सपेरिमेंट हुआ। 1953 यानी तीन तीन काम हुआ होगा, एक मिलर का एक्सपेरिमेंट हुआ, वॉटसन क्रिक का एक्सपेरिमेंट हुआ और जॉर्ज पेलाडे का एक्सपेरिमेंट हुआ। अब आ जाओ 1954 में। तो 1954 में क्या, दो एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलता है। एक रामाचंद्रन का, ये भी हमारा साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, रामाचंद्रन, जो शुरुआत में साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है ना। तो रामाचंद्रन ने क्या किया था, रामाचंद्रन ने ट्रिपल हेलिक्स मॉडल दिया था कोलेजन का। कोलेजन प्रोटीन होता है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां जानते थे कि कोलेजन और बोन जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो उसका रामाचंद्रन जी ने, इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स मॉडल दिया था, यानी हेलिकल मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक है ना? ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, और जिसको इन्होंने नेचर में पब्लिश किया था। नेचर का मतलब ये हो गया, एक मैगजीन आती है नेचर, जिसमें मेंडल का काम भी पब्लिश हुआ था। तो उसी मैगजीन में इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स मॉडल दिया था, किसका, कोलेजन का। ठीक है ना? और जैसे वॉटसन ने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी किस पे, हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, इन्होंने 1950 में ही कर ली थी। ठीक है ना? फैमिली प्लानिंग के एक साल पहले ही इन्होंने, वॉटसन ने कर लिया था पीएचडी हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। तो जब वॉटसन ने कर ली तो क्रिक क्यों पीछे रहे? तो क्रिक जो थे, क्रिक ने भी अपनी डिस्कवरी पूरी करी पर 4 साल बाद। तो उन्होंने 1950 में कर ली थी, तो क्रिक ने अपनी कंप्लीट करी पीएचडी। ठीक है ना?
ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो इन्होंने एक्सरे के ऊपर किया था, हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया था। इन्होंने अपना एक्सरे डिस्ट्रक्शन डिफ्रैक्शन किया था कहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है ना। क्रिक जो थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन पे किया था। और वॉटसन ने अपना एक्सपेरिमेंट 1950 किसके ऊपर किया था, बैक्टीरियोफेज के ऊपर किया था, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 58 पे, सीधा आते हैं 58 पे, ठीक है ना। तो 58 पे हमें क्या देखने को मिलता है, 58 पे हमें देखने को मिलता है मिसल्सन एंड स्टेहल का मॉडल। तो मिसल्सन एंड स्टेहल ने क्या किया था, मिसल्सन एंड स्टेहल ने इकोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। देखो, वॉटसन एंड क्रिक ने ये बता दिया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो इसको प्रूव करने का काम एक्सपेरिमेंटली किया था मिसल्सन एंड स्टेहल ने। इन्होंने ये देख कॉलोनी ग्रो करी थी, और वहां पे कॉलोनी में N15 और N14 यूज किया था। N15 और N14 का इस्तेमाल करके इन्होंने ये बताया था कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और एक स्ट्रैंड हमारा न्यूली सिंथेसाइज होता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर इन्होंने ये चीज बताया था, ठीक है ना। प्रोकैरियोट के अंदर मिसल्सन एंड स्टेहल ने अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। और यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के ऊपर सेम ईयर में, 1858 में ही, सेम ईयर में यूकैरियोट्स के ऊपर टेलर ने वर्क किया था। टेलर एंड इनके जो कलीग्स थे, तो इन्होंने काम किया था किसके ऊपर, विसिया फेबा के ऊपर। और विसिया फेबा के ऊपर इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के बारे में बताया था, पर ये किसके ऊपर था, यूकैरियोट्स के ऊपर। तो 1858 में दोनों ने काम किया, मिसेल्सन एंड स्टेहल ने और टेलर ने भी काम किया है। टेलर ने काम किया था विसिया फेबा पे, और मिसेल्सन एंड स्टेहल ने काम किया था इकोलाई पे। तो प्रोकैरियोट के ऊपर इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूफ किया था 58 में, और यूकैरियोट के ऊपर सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूफ किया था टेलर ने, ठीक है। अब आ जाते हैं 1960 में, ठीक है ना, 1960s, ठीक है, ये 60 का दौर था, ठीक है ना। 1960 में क्या हुआ था, कैथरीन इशू, ये एक साइंटिस्ट हैं, मतलब, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स के बारे में अपना काम पब्लिश किया था। तो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट के ऊपर कैथरीन इशू नाम की एक साइंटिस्ट थी, इन्होंने अपना काम पब्लिश किया था, ठीक है ना। जो एनाटॉमी वाला चैप्टर है ना, उसके शुरुआत में जो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, ये कैथरीन के बारे में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद 1961 में, ठीक है ना, 1961 में, तो 1961 में मेल्विन कैल्विन जो थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि इन्होंने इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का सही इस्तेमाल किया था। 1961 से पहले हमारा वर्ल्ड वॉर हो चुका था, और वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया था, और वो कौन सा था, एटॉमिक बॉम्ब। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये धारणा बन गई थी कि जो एटॉमिक चीजें हैं उससे सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसका सही इस्तेमाल करके दिखाया मेल्विन कैल्विन ने। मेल्विन कैल्विन ने पूरा जो पाथवे होता है फोटोसिंथेसिस का, उसको ट्रैक करके बताया, अच्छा ये साइकिल चलती है, फिर ये प्रोडक्ट बनता है, फिर ये प्रोडक्ट बनता है, फिर ग्लूकोज बनता है, फिर ये बनता है, फिर रीजनरेशन होता है। तो ये सारा काम इन्होंने पूरा का पूरा पाथ बता करके बताया, जिसको कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, C3 साइकिल। तो इनके नाम पे पड़ गया था C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, इसकी वजह से इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और ये कब हुआ था, 1961 में हुआ था। तो 61 में इन्होंने ये काम किया था, ठीक है ना। अब 1962 में, तो 1962 में वॉटसन को, क्रिक को और विल्किंस को, वॉटसन, क्रिक और विल्किंस, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था। तो देखो, विल्किंस के एक्सपेरिमेंट जो था, उसी के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वॉटसन और क्रिक ने अपना सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाला जो डीएनए का मॉडल है वो दिया था। असली में देखा जाए ना, तो रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस, इन दोनों का था एक्सपेरिमेंट। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो इनका काम था, पर इनका काम चुरा लिया था वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने मतलब उनका काम चुराया, और उसमें थोड़ा अपना माल मसाला डाल करके पहले पब्लिश कर दिया। इसीलिए जो डीएनए का क्रेडिट जाता है ना, कि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने खोज करी है, वो वॉटसन एंड क्रिक को आता है। पर उसके पहले ही विलिकन्स ने ये चीज बता दी थी कि डीएनए कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, बस उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए। और वॉटसन एंड क्रिक का प्रेजेंटेशन तगड़ा था। तो इस वजह से हम लोग डीएनए जब भी पढ़ते हैं तो वॉटसन और क्रिक के लिए पढ़ते हैं, विलिकन्स के लिए नहीं पढ़ते हैं। पर चूंकि काम तीनों ने किया था, इसलिए तीनों को ही क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। कौन से ईयर में, 1962 में। तो 1962 में वॉटसन, क्रिक और विलिकन्स तीनों को ही क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना। तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर तो कट गया है, तो इसको काट दो, ठीक है। स्ट्रेटेजीज ऑफ फूड वाला चैप्टर है ना, तो हट गया है, क्या मतलब है, ठीक है।
अब 61 में क्या हुआ, 61 में देखो, 61 में हमें अगर जैसे 51 में चल रहा था वैसे 61 में, तो 61 में मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज मिला। 62 में वॉटसन क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला। 63 में 63 में क्या हुआ, अब 63 में 1963 में दो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज के, वो आइसोलेट किए गए कहाँ से, इकोलाई से। यानी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के दो एंजाइम हमें देखने को मिले थे बैक्टीरियोफेज से, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को बार बार निपटा दे रहा था। तो बैक्टीरिया के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म आया, उसने क्या किया, एक ऐसा एंजाइम बनाया जिसकी मदद से वो क्या करता था, हमारा बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए होता है उसको कट कर देता है पीसेस में, खुद के डीएनए को मिथाइलेटेड कर लेता है, बचा लेता है अपने डीएनए को मिथाइलेशन करके, और बैक्टीरिया के डीएनए को कट कर देता है। तो दो एंजाइम हमें देखने को मिले थे किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, ठीक है ना। वो कब देखने को मिला था, 63 में हमें देखने को मिला था, ठीक है ना। अब आ जाते हैं डायरेक्ट 66 में। ये भी एनसीईआरटी में अब हट चुका है। ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट 1969 में। ठीक है। 1969 में क्या हुआ था, 1969 में आर एच विटेकर जो थे, आर एच विटेकर ने अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आर एच विटेकर ने अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया था, 1969 में। तो 1969 में विटेकर ने अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। देखो, फोर किंगडम डिस्कवर्ड थे, विटेकर ने सिर्फ फंजाई इंट्रोड्यूस किया था, पर पूरा क्रेडिट इनके नाम पे चला गया था, ठीक है ना। तो चार किंगडम ऑलरेडी डिस्कवर थे, पांचवा दिया था फंजाई किंगडम, किसने, आर एच विटेकर ने। तो बोला जाता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, आर एच विटेकर ने। अब देखो, आ जाते हैं हम लोग 1971 में। अब ये 70 का दौर आ गया है, ठीक है ना। तो 70 के दौर आ चुका है, तो सबसे पहले क्या होगा, इंडिया ने लीगलाइज करी क्या, एमटीपी। तो इंडिया ने लीगलाइज करी एमटीपी को कब, इंडिया ने लीगलाइज करा एमटीपी को 1971 में, ठीक है ना। 1971 में एमटीपी लीगलाइज हो गई, इसके पहले लीगलाइज नहीं थी। एमटीपी कराना गलत था, मतलब लीगल तौर पे आप नहीं कर सकते थे, तो इसको लीगलाइज किया गया कि भाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अगर ये सब चीजें हैं तो एमटीपी कराया जा सकता है। सेम ईयर 1971 में ही टीओ डाइनर जो थे, टीओ डाइनर ने, इन्होंने डिस्कवरी कर दी थी वायरॉइड्स की। इसके पहले हमें वायरसेस के बारे में पता था, तो वायरसेस के बारे दो, वायरसेस के पास दो चीजें होती है, एक जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन को कोट होता है। तो उसके बाद ये देखा गया कि वायरसेस से छोटे भी हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फ्री आरएनए होते हैं, जिनमें प्रोटीन की कोटिंग नहीं मिलती है। वायरस में प्रोटीन की कोटिंग और आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वायराइड्स जो होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर आरएनए होते हैं, ठीक है ना। डीएनए की आरएनए, आरएनए होते हैं, तो लो मॉलिक्यूलर आरएनए होते हैं, इनमें कैप्सिड नहीं देखने को मिलता है। ये एक डिजीज कॉज करते थे जिसका नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये एक डिजीज कॉज करते थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। अब आ जाते हैं 1972 में। तो 1972 में दो साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले कोई बोलता था सॉलिड है, फिर कोई बोलता था सॉलिड नहीं फ्लेक्सिबल है, क्योंकि चीजें तो एक्सचेंज हो रही है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था कि जो पूरा का पूरा फ्लूइड, जैसे ओशन होती है, ओशन को समझो क्या, ओशन को समझो तुम लिपिड की, लिपिड की पूरी ओशन है, और उसके बीच में क्या है, उसके बीच में क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स जैसे नहीं प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, जिसे टाइटेनिक भिड़ा था, तो वो तुम्हारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन के मॉलिक्यूल उसमें इम्बेडेड रहते हैं, और पूरा का पूरा ओशन जो होता है वो लिपिड का बना होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब दिया था, 1972 में दिया गया था, ठीक है ना। 1972 में दिया गया था। सेम ईयर 1972 में और क्या किया था, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, इन्होंने सबसे पहले सल्मोनेला सल्मोनेला के ऊपर, टाइफोमुरियम के ऊपर क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके दिखाया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके दिखाया था, ठीक है ना। अब 1972 में ही, 1972 में काफी सारा काम हुआ है, जैसे जैसे उधर 53 में हुआ था, तो वैसे ही तीन तीन बार तीन तीन लोग काम किए थे ना, वैसे ही 72 में यहाँ सिंगर एंड निकोलसन ने अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, और क्या कहते हैं, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने
अपना फर्स्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। और यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हुई थी NCEPC, ठीक है ना, NCEPC की, यानी नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो ये भी कब आया था, ये भी आया था 1972 में, ठीक है ना। NCEPC, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये काट दो, ये हमारा कट चुका है, ठीक है, ये भी काट ही दो, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग कब, 81 में, ठीक है। 81 के बाद हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा डेट ज्यादा हो गई। तो 1981 में सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ था, एड्स, ठीक है ना। 1981 में सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ था, एड्स, ठीक है ना। तो एड्स कब हुआ था, 81 में। एड्स कब आया था, 81 में। एड्स कब आया था, 81 में, ठीक है ना। 81 में एड्स आया था, ठीक है। चल, तो चलो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज अपन ने देख ली है, ठीक है ना, क्योंकि 50 डेट्स ऑलमोस्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 50 डेट्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। टोटल 69 है, तो आधे पे आ चुके हैं, 10 डेट्स और बची है। तो देख लेते हैं हम अपना। तो हमें याद रखना है सबसे पहले कि 1770 में जोसेफ प्रिस्ले ने क्या किया था, बताया था कि एयर जो है वो प्योरीफाई कर देती है। फिर सॉरी, 1770 में ये चीज हुआ था, जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट। 1774 में क्या किया था, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। 1838 में स्लीडन ने काम किया था प्लांट्स के ऊपर। 1839 में स्वान ने काम किया था किसके ऊपर, एनिमल और प्लांट के ऊपर। 1855 में रॉडल्फ विर्चोजे थे, उन्होंने क्या दिया था, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को। किसने डिसअप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, लुइस पास्टर ने। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ईस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, या स्वान नेक मॉडल के ऊपर इन्होंने काम किया था। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहती है कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है नॉन लिविंग डिकेइंग मैटर से हमारी ओरिजिनेट हुई है। लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी उसके लिए हमारा ये माना जाता था कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है ऑर्गेनिक केमिकल मॉलिक्यूल से। तो ऑर्गेनिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक केमिकल मॉलिक्यूल से लाइफ आई है, जैसे कि डीएनए और आरएनए से। इसी को बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। देने वाले साइंटिस्ट का नाम हेल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड और ओपेरेन फ्रॉम रशिया, आरओ, ठीक है ना। मेंडल का एक्सपेरिमेंट चला था 1856 से लेकर के 1863 तक। तो 1856 से 1863 तक मेंडल का एक्सपेरिमेंट चला था। गार्डन पी पे 7 साल ये एक्सपेरिमेंट चला था। 1865 में मेंडल ने अपना काम पब्लिश कर दिया था। 1866 में मेंडल के काम पब्लिश करने के एक साल बाद ही 1866 में लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम डिस्कवर कर दिया था, विच इज ट्राइसोमी ऑफ 21। 1869 में, अब 1869 में फेडरिक मिशर जो थे उन्होंने क्या किया था, डीएनए की आइडेंटिफिकेशन कर दिया था और नाम दिया था उसको क्या, न्यूक्लियन। 1891 में 91 वन इज फॉर किंग। तो 91 में क्या हुआ था, 91 में हमारे डिस्कवरी हो गई थी किसकी, एक्स बॉडीज की। सेम 91 में ही हमने क्या डिस्कवर कर लिया था, जावा से होमो इरेक्टस का फॉसिल डिस्कवर कर लिया था। 92 में क्या हुआ था, 92 में हमारा ये देखने को मिला था, 1892 में इवानोवस्की ने वायरस को डिस्कवर कर लिया था। तो 1892 में इवानोवस्की ने वायरस की डिस्कवरी कर दी थी। अब 1898 में, 98 एट कैसा लगता है, बी जैसा लगता है, तो 98 में बेजरनिक ने क्या किया था, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड के बारे में बताया था। सिमिलरली 1898 में कैमिलियो गोल्जी जो थे, इन्होंने गोल्जी बॉडीज के ऊपर बताया था अपना कि गोल्जी बॉडीज होती है, इसको डिस्कवर हमने किया है, स्टेन करके बताया। तो जी बी बी की बी कैसा है, 8 जैसा लग रहा है, तो ये भी कब हुआ था, 1898 में हुआ था। बेजरनिक का भी एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, बेजर एक्सपेरिमेंट बोले तो उन्होंने भी वही उसको नाम दिया था ना, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो इन्होंने भी अपना काम जो किया था वो कब किया था, 1898 में ही किया था। अब 1900 में आ जाते हैं, 1900 के दौर में हम लोग आ जाते हैं। तो 1900 में सबसे पहले 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल स्कॉरस, वॉन टेस्टमार्क, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंटली काम किया था और मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया था। 1902 में क्रोमोसोमल मूवमेंट हमें देखने को मिली, किसके दौरान, मियोसिस के दौरान। 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आया ब्लैकमैन का, जिन्होंने बताया फोटोसिंथेसिस वही लिमिट करेगा जो सबसे कम होगा। फिर 1928 में, 28 में क्या हुआ था, 28 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, 1928 मूवी का नाम है। तो 1928 में क्या हुआ था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ था। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का इस्तेमाल किया था और ये बोला था कि रफ कॉलोनी स्मूथ कॉलोनी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल।
1935 में 35 में हमें क्या देखने को मिला, स्टेनली कोहन ने जो थे उन्होंने क्रिस्टलाइन किया था क्या, क्रिस्टलाइन किया था वायरस को, तो क्रिस्टलाइन किया था वायरस को, ये कब हुआ था 1935 में। तो 1935 में क्या हुआ था, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन हो गया था। फिर 1937 में, तो 37 में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रामदेव मिश्रा, इनको पीएचडी इन्होंने कंप्लीट करी थी इकोलॉजी के अंदर, कहाँ पे, यूके के अंदर, ठीक है ना, यूके के अंदर इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी, रामदेव मिश्रा का 37 में, ठीक है ना। अब 1938 में हमें क्या देखने को मिला, क्लियोकैंथ एक फिश थी जो कि साउथ अफ्रीका की थी, वो हमें रीडिस्कवर हमें देखने को मिली। हम मान रहे थे कि ये फिश क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पर ये रीडिस्कवर हुई इन द ईयर 1938। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। फिर 1945 की बात करोगे तो 45 में तीन साइंटिस्ट थे, कौन कौन, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इनको नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, पेनिसिलिन के लिए, ठीक है ना। फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी, चेन और फ्लोरे ने उसका फुल पोटेंशियल अनलॉक किया था वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब 1950 में आ जाते हैं, तो 1950 में वॉटसन को क्या मिला था, वॉटसन ने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी एक्सरेज के ऊपर। एक्सरेज से ही क्या करते थे, बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करते थे और बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन को देखते थे कि बैक्टीरियोफेज के ऊपर अगर हम लोग डाल रहे हैं एक्सरे तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो इसके ऊपर इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी वॉटसन ने। अभी क्रिक ने अपने एक्सपेरिमेंट नहीं कंप्लीट किया, क्रिक 4 साल बाद करेंगे, तो 1954 में वो अपना एक्सपेरिमेंट पीएचडी कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं 1951 में, तो 51 में इंडिया ने अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। अब 51 में इन्होंने लॉन्च किया, 52 में हार्से चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट दे दिया था बैक्टीरियोफेज के ऊपर, और ये बताया था कि जो डीएनए होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये 1952 में पता चला था। 1953 में तीन तीन एक्सपेरिमेंट हुए थे, 53 में 1953 में तीन तीन एक्सपेरिमेंट हुए थे। पहले मिलर का एक्सपेरिमेंट, मिलर ने ओपेरन और हेल्डेन का जो थ्योरेटिकल नॉलेज था उसको क्या किया था, एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में इन्होंने कंप्लीट किया था। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर ये बनते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो इसको बताया था। 53 में ही वॉटसन क्रिक ने अपना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दे दिया था, किसके ऊपर, बी डीएनए के ऊपर। तो बी डीएनए के ऊपर ही इन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है वो ऐसा होता है, और रेप्लिकेशन के बारे में भी वॉटसन एंड क्रिक ने उसी टाइम पे बता दिया था। और 53 में ही हमने क्या किया था, राइबोसोम को डिस्कवर पाया था, किसके द्वारा, जॉर्ज पेलाडे के द्वारा। तो पेलाडे ने क्या किया था, राइबोसोम की डिस्कवरी कर दी थी, ठीक है ना। अब 1954 में जाते हैं, तो 1954 में रामाचंद्रन जो थे इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स मॉडल दिया था, और ये मॉडल जो इन्होंने दिया था वो कौन सी मैगजीन में पब्लिश किया था, नेचर वाली मैगजीन में पब्लिश किया था। 54 में ही क्रिक जो थे इन्होंने अब जा करके अपनी पीएचडी, वॉटसन ने कंप्लीट कर ली थी 50 में, 54 में अब क्रिक ने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी, किसके ऊपर, अगेन एक्स रे डिफ्रैक्शन के ऊपर उन्होंने करी थी, किसके ऊपर, बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। इन्होंने पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के ऊपर अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है, ठीक है ना। अब उसके बाद 58 में आ जाते हैं, ठीक है ना, 4 से डायरेक्ट अपना जंप मारते हैं 8 पे। तो 1958 में क्या हुआ था, मेसल्सन एंड स्टेहल ने इकोलाई के ऊपर ये प्रूफ कर दिया था कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वॉटसन एंड क्रिक। प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, मिसल्सन एंड स्टेहल, किसमें थे, प्रोकैरियोट्स के ऊपर। और टेलर जो थे इन द सेम ईयर 1958 में ही इन्होंने क्या किया था, यूकैरियोट्स के ऊपर, विच इज विसिया फेबा के ऊपर इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर को क्या किया था, प्रूफ किया था। अब 1960 में आ जाते हैं। 1960 में एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था कैथरीन इशू, ठीक है ना। तो कैथरीन ने अपना काम पब्लिश किया था किसके ऊपर, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। सीड प्लांट्स जो होते हैं यानी एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी के बारे में इन्होंने बताया था। तो इन्होंने उस एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म ना बोल करके थोड़ा नाम कैची लगे तो इन्होंने कहा था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं 1961 में। तो 1961 में मेल्विन कैल्विन ने रेडियो एक्टिविटी का सही काम करके दिखाया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 61 में, ठीक है ना। इन्होंने पूरा पाथ ट्रैक किया था फोटोसिंथेसिस का। अगेन 1962 में क्या हुआ, वॉटसन, क्रिक और विल्कन्स इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था, ठीक, डीएनए के डिस्कवरी के लिए। जितनी डिस्कवरीज इन्होंने डीएनए के लिए करी थी उसके लिए तीनों को, किसको किसको, वॉटसन, क्रिक और विल्कन्स को 1952 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। अब 1963 में आ जाते हैं। 1963 में हमें दो एंजाइम देखने को मिला, ठीक है ना। दो एंजाइम हमने आइसोलेट किया जो कि बैक्टीरियोफेज को क्या कर रहा दे रहा था, उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा था बैक्टीरिया के ऊपर। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो 1963 में हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में भी जान लिया था।
1969 में बात करें तो 1969 में विटेकर आ गए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर के। 1971 में इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था। 1971 में ही टीओ डाइनर ने क्या किया था, वॉयराइड्स की डिस्कवरी कर ली थी। वॉयराइड्स क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए, ये जो होता है ये हमारा क्या कहते हैं, वॉयराइड्स होता है, और ये डिजीज कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे दिया था, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में दिया गया था। सेम ईयर 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म किया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करने वाले कौन थे, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने, ठीक है ना। फिर 1972 में एनसीईपीसी ने बोला जाए नेशनल कमीशन फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारा आया था, ठीक है ना। वैसे इसको नहीं याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी में अब नहीं है तो मैं काट ही देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, देन अगेन 1981 में, 81 में जाकर के हमें पता चला कि सबसे पहले एड्स एड्स जो थी वो यूएसए में रिपोर्ट किया गया कि एचआईवी से होने वाला ये एक बीमारी है जो कि है एड्स, ठीक है ना। एयर एक्ट भी काट दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं 1983 में, फर्स्ट टाइम 83 में इंडिया ने क्या जीता था, वर्ल्ड कप। फर्स्ट टाइम इंडिया ने 83 मूवी बनी है ना रणवीर सिंह की, याद है 83, देखना रणवीर सिंह की एक मूवी है, तो वो 1983 में फर्स्ट टाइम इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। और उसी सेम ईयर एली लिली जो अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने इंसुलिन बनाया था इकोलाई के अंदर। ये क्या करते थे, अल्फा चेन बीटा चेन इकोलाई के अंदर बना लेते थे, फिर उसको इन विट्रो क्या करते थे, डाई सल्फाइड बॉन्ड लैब में ले आकर के जोड़ देते थे, तो अल्फा चेन बीटा चेन मिलकर के हमारा प्रो इंसुलिन से हमारा इंसुलिन का फॉर्मेशन हो जाता था, ठीक है ना, बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, उसी सेम ईयर एली लिली नाम की जो कंपनी थी, उन्होंने क्या किया था, एली लिली नाम की कंपनी ने इंसुलिन को बना लिया था इकोलाई के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये भी नहीं है हमारे यहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ये भी कट गया है, ये भी कट चुका है, मॉन्ट्रियल भी कट चुका है, एयर एक्ट भी कट चुका है, नेशनल पॉल्यूशन फैक्टर भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। हाँ, अब आ जाते हैं डायरेक्ट 1990 में, ठीक है ना, 1990 में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना, 1990 में आ चुके हैं, ठीक। तो 1990 में हमें ये पता चला कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हमने एक बच्ची के अंदर फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी, जो कि स्किड से बीमार थी, ग्रसित थी, उसके अंदर सबसे पहले क्लिनिकल थेरेपी हमने क्या किया था, 8 साल की बच्ची थी, उसके अंदर जीन थेरेपी हम लोग लेकर के आए थे, ठीक है ना। कब, ऑन द ईयर 1990 में, 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो सेम ईयर ही लॉन्च हुआ था 1990 में। तो 90s बोलते हैं ना, वी आर 19 की 90s किड्स। तो फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी भी उसी टाइम पे आई थी, और फर्स्ट टाइम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी 1990 में ही लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। अर्थ समिट भी कट चुका है, ये आखिरी के जो चैप्टर बायो में हट चुका है ना वो, ठीक है ना। अब 97 में, ठीक है ना, 1997 में क्या हुआ था, 1997 में 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेरिक काऊ जो कि कौन थी, रोजी, रोजी ये क्या करती थी, ये मिल्क प्रोड्यूस करती थी। तो हमने क्या किया था, इसमें इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया था, और इसमें इसके प्रोटीन को इनरिच किया था, ठीक है ना, इसको प्रोटीन को इनरिच किया था, ठीक है ना। तो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन का इस्तेमाल किया था, जो कि इनके प्रोटीन में नहीं देखने को मिलता, जो काऊ के प्रोटीन मतलब मिल्क होता है उसमें अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन देखने को नहीं मिलता था। पर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इस रोजी काऊ में भी क्या बना लिया था, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन बना लिया था, ठीक है ना। ठीक है, और अब इन द ईयर 1997 देखो सारे गंदे काम हुए यहाँ पे, देखो गाय से जबरदस्ती हम लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रोटीन बना रहे हैं जो इंसान के लिए जरूरी है, ठीक है ना। अब सेम 1997 में चुट्टे जो हमारे कौन थे, अमेरिकन, ये क्या किए थे, ये पेटेंट ले लिए थे बासमती राइस का, और बासमती राइस कहाँ की है, इंडिया की है। तो यहाँ से बासमती राइस चुरा करके लेके गए, और वहां अपनी वैरायटी से क्रॉस करा के बोला देखो ये बासमती राइस हमारा है। तो 1997 में क्या हुआ है, सब चुट्टाई वाला काम हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 97 में पहली रोजी काऊ, इसके अंदर अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन हमने बनाया जबरदस्ती, मतलब
क्या ही बात किया जाए। और क्या कहते हैं, और 1997 में ही अमेरिकन कंपनी जो थी, अमेरिकन कंपनी, यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, बासमती राइस ये लोग चुट्टे चुरा के लेके चले गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल कट गया है ये हमारा, ठीक है। वर्ल्ड समिट, ये याद रखना, याद रखो, जोहानसबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। पर ठीक है, अभी वर्ल्ड समिट दोबारा होने वाला है, सेम साउथ अफ्रीका में ही होने वाला है, अब जोहानसबर्ग में नहीं हो रहा है। बाकी ये है नहीं, दोनों नहीं भी याद रखोगे तो भी ठीक है ना। ये भी हमारा कट चुका है, ये भी हमारा कट चुका है, तो ऑलमोस्ट वी आर डन। ठीक है, पूरा अपन ने कर लिया है। ठीक, तो ये वाला देख लो, इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ जो करीबन 10 मिनट का होगा, उसमें सिर्फ नाम लूंगा। ये तो एक्सप्लेन वाला वीडियो था ना, काफी सारी चीजें एक्सप्लेन किया हो, तो अभी दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ शॉर्ट में, 10 मिनट के अंदर बस सबका नाम लेता जाऊंगा, ईयर लेता जाऊंगा, तो जल्दी अगर देखना रहेगा तो वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक।